जेईई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमने 2015 से लेके 2021 तक जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो इस पार्ट में दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे 2012 से लेके 2014 तक के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई एडवांस में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक कवर नहीं किया है तो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 जिसमें हमने 2019 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2015 से लेकर 2018 तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 में कंप्लीट किया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जेईई एडवांस के ऊपर सारे चैप्टर वाइज जो भी वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस अभी तक के आए हुए हैं वो सारा का सारा एक प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से भी एक्सेस कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए, जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे प्लेलिस्ट एक्सेस करो, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 2 एक्सेस करो और एंजॉय करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 2014 में पूछा गया, 2014 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, तो चांसेस बनते हैं 2022 में भी तुम्हारे लिए, है ना। तो चलो जेईई एडवांस 2014 के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ पर्सन इन द लिफ्ट इज होल्डिंग अ वाटर जार। एक वाटर जार लेके खड़ा है एक आदमी लिफ्ट में, विच इज अ स्मॉल होल एट द लोअर एंड ऑफ इट साइड। तो चलो कुछ इस तरह का सिचुएशन है, एक आदमी यहां पर इस तरह से खड़ा है, थोड़ा लंबा आदमी है ना, ऐसा है इसके पैर, इस तरह से जार को पकड़ के ये हमारे पास में जार है, इसमें पानी इस तरह से भरा हुआ होगा और इस तरह से जार को पकड़ के ये आदमी लिफ्ट के अंदर, ये लिफ्ट है हमारे पास में, है ना, दिस इज लिफ्ट, लिफ्ट में इस तरह से खड़ा है जार लेके, और जार में देख सकते हैं हम लोग यहां पर इस तरह से छेद है। अब छेद है तो पानी यहां से निकलेगा, है ना। When the lift is at rest, जब लिफ्ट रेस्ट में होता है, the water jet coming out of the hole hits the floor of the lift at a distance of d equals to 1.2 मीटर। जब ये लिफ्ट रुका हुआ है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में जब लिफ्ट रुका हुआ है, कोई एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट के केस में, तो ये जो d जहां पर हिट करता है वो 1.2 मीटर दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 1.2 मीटर हो जाता है ना। तो आगे बोला गया है इन द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ द लिफ्ट मोशन इज गिवन इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में कुछ लिफ्ट का अलग अलग मोशन दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस वेयर द वाटर जेट हिट्स द फ्लोर ऑन द लिफ्ट इज गिवन इन लिस्ट 2। तो कहां पर वो हिट करता है वो हमें बताना है। लिस्ट 1 में हमारे पास में कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, लिस्ट 2 में कितने दूर पे वो हिट कर रहा है वो हमें एक्चुअली इसमें बेसिकली बताना है। मैच द कॉलम का टाइप का है, चलो हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, लिफ्ट की अलग अलग एक्सेलरेशंस, अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से हम लोग को देखना है कि ये जो डी है उसमें क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये आदमी जो है जिसकी हाइट, सपोज उसके हाथ की हाइट जो होल्ड करा है वो h हाइट पे वो इस तरह से इसको होल्ड करके रखा है, इस जार को, है ना, इस जार को h हाइट पे होल्ड करके रखा है और यहाँ पर छेद किया हुआ है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या जो कंडीशन है। अच्छा, यहां से जो इफ्लुएंट वेलोसिटी है, जो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से बाहर निकलने वाली जो यहां से पानी जो बाहर निकलेगी ना, यहां से जो पानी बाहर निकल रही है ना, जो भी लिक्विड है या पानी है वो जो बाहर निकलेगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी पहले वो देखो। तो वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं, हमें पता है कि √2g इंटू एच। अगर ये पानी h हाइट तक भरा हुआ है ना तो √2gh, इस वेलोसिटी से बाहर ही पानी बाहर निकलेगा यहाँ पर, इस वेलोसिटी से। और ये कैसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, है ना, v हॉरिजॉन्टल में लिख दूं क्या इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी, है ना, बाहर पानी की बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है। अच्छा, अगर लिफ्ट में कुछ एक्सेलरेशन रहे तो क्या होगा। देखो, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो हमें क्या देखना है, हमें जार और पानी के फ्रेम में देखना है। हम लोग बेसिकली जी इफेक्टिव देखना चाहते हैं, है ना। जब कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सिचुएशन था, जब लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो वो जी एक्सपीरियंस कर रहा था जी, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस करेगा जी इफेक्टिव। इसीलिए जो उसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाटर की, जो यहां से इफ्लुएंट वेलोसिटी बोलेंगे ना, इफ्लुएंट वेलोसिटी जो बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में हो जाएगी √2g इफेक्टिव इंटू एच, है ना। ये एक्चुअल में इफ्लुएंट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं, सपोज हम लोग पहला केस पी डिस्कस करते हैं। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें सूडो फोर्स से पता है। अगर हम लोग जार के फ्रेम में जाए या लिफ्ट के फ्रेम में जाए, जार और वाटर के फ्रेम में, जार और जो भी वाटर है उसके फ्रेम में जाए, जार के फ्रेम में चले गए तो जो जार एक्सपीरियंस करेगा वो सूडो फोर्स
है ना, वो एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो इसमें जो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना, और जो जी इफेक्टिव हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जी देखो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा इस जार में, एम जी प्लस एम ए, है ना, तो नेट जो जी इफेक्टिव हमें दिखेगी वो कितनी दिखेगी, जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस ए हो गया ना ये। तो सूडो फोर्स से हम लोग यह बता सकते हैं कि ये जो जी इफेक्टिव, अगर पी केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो पी केस के लिए जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, है ना, जी प्लस ए। अच्छा, अब जी प्लस ए हो गया, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये पूछा गया है कि ये जो डी है इस पर क्या असर पड़ेगा। अगर लिफ्ट नहीं एक्सेलरेट कर रहा था तो डी की वैल्यू 1.2 थी, अब डी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर तो जी इफेक्टिव मेरा ये हो गया। तो जो रेंज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डी है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी है इसके पास में, जो वी एच है, जो इसके पास में वी एच है, वी एच इंटू वी एच इंटू जी, डी बराबर वी एच इंटू टाइम। यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसको यहाँ से हाइट जो ट्रेवल करने में, ये हाइट ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, है ना। तो सिंपल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन हो गया ना, है ना, रेंज हम लोग को निकालना है और ऊपर से फेंका गया है, तो v जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी थी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो, यहां से लेके यहां तक आने का जो टाइम है। और वो टाइम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये टाइम हम लोग निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन से, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कितना चलना है, एच हाइट चलना है, एच हाइट, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लोग लगा रहे हैं, है ना। तो यहां पर अभी जो इसके पास g है दैट इज कितना, g इफेक्टिव हो गया, है ना, g इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। और u कितना है, देखो यहां पर जो वाटर जो पार्टिकल्स निकले उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, तो हम लोग ये वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं ना, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो u यहां पर जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहां से जो टाइम की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज रूट ओवर 2h बाई जी इफेक्टिव, है ना, ये टाइम की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। तो यहां से हम लोग अगर d निकालना चाहें तो d हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो d की वैल्यू आ जाएगी वी एच दैट इज रूट टू जी इफेक्टिव इंटू एच इंटू रूट टू एच डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी इफेक्टिव, टाइम मैंने लगा दिया, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो ये 2 से 2 चलाया, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी तो कट गया ना, है ना, यहां से आ जाएगा रूट टू हो जाएगा और h कैपिटल H इंटू स्मॉल h। तो बेसिकली ये जो d है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ g इफेक्टिव, है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ g इफेक्टिव। तो ये कितना रहने वाला है, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ g इफेक्टिव तो d की वैल्यू वही रहने वाली जो पहले थी। पहले यहां पर g इफेक्टिव की जगह g था, वो भी कैंसिल आउट होके वो जो d की वैल्यू है वो 1.2 रहा होगा जब लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है तब भी। अब जब लिफ्ट, क्योंकि ये g इफेक्टिव g से इंडिपेंडेंट है ना, तो d की वैल्यू 1.2 ही रहने वाली है। तो लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करो या नीचे की तरफ एक्सेलरेट करो, है ना, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों केस में इस पे जो d होगी उसकी वैल्यू 1.2 ही रहने वाली है, दोनों केस में 1.2 ही रहने वाली है। तो P और Q दोनों केस के लिए 1.2 रहेगी। अब लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अप विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड से तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ही हो जाएगी, है ना, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी ही हो जाएगी। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी है तब भी डी वही रहने वाला है क्योंकि जी इफेक्टिव से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो तब भी ये 1 वाला ही केस होगा। तो ये तीनों केस के लिए P Q R तीनों केस के लिए ये जो आ रहा है वैल्यू दैट इज 1.2, तो तीनों 1.2, P Q R तीनों का आंसर हो जाएगा 1। अब जो लास्ट केस है लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, अब फ्री फॉलिंग के केस में क्या होगा, जो जी इफेक्टिव है ना, जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे थे जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, है ना, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी थी, g प्लस ए। जब लिफ्ट नीचे अगर a एक्सेलरेशन से आ रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g माइनस ए, है ना। और नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज कितना, जो फ्री फॉलिंग के केस में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, है ना, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो गई। तो जी इफेक्टिव अगर 0 हो गया तो इफ्लुएंट वेलोसिटी ही 0 हो गई, और इफ्लुएंट वेलोसिटी ही 0 हो गई तो कोई वाटर का लीक आउट नहीं होगा, है ना, इफ्लुएंट वेलोसिटी ही 0 होगी तो वाटर लीक आउट नहीं होगा, पूरे का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा, वाटर निकल नहीं पाएगा,
है ना। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर जो दिख रहा है PQR का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और S का ऑप्शन नंबर 4। तो जो यहां से करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था JEE एडवांस 2014 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। तो हम लोग को दिख रहा है ट्रंकेटेड कोन का शेप है विद एन एपेक्स एंगल ऑफ अल्फा। तो एपेक्स एंगल हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं नीचे की तरफ, है ना, इस तरह से एक्सटेंड करूं, इस तरह से अगर नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो दिस एपेक्स एंगल इज इक्वल टू अल्फा। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, सॉरी, सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियाई। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं यहां का जो क्रॉस सेक्शन है और यहां का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। When dipped in water vertically, water rises in it to a height h। तो वाटर में इस तरह से अगर हम लोग इसको डुबाते हैं इस कैपिलरी को, तो यहाँ वाटर h हाइट तक ऊपर यहाँ चढ़ जाता है ना। Where the radius of its cross section is b। तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज b। If the surface tension of water is s, सरफेस टेंशन वाटर का s दिया हुआ है, and density is rho, एंड इट्स कॉन्टैक्ट एंगल विद द ग्लास इज थीटा। तो यहाँ पर इसके साथ कुछ कॉन्टैक्ट एंगल बना रहा होगा, है ना। तो कुछ वाटर का शेप बिल्कुल इस तरह से फ्लैट नहीं होगा, तो जो शेप होगा वाटर का कुछ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का, कुछ कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर थीटा कॉन्टैक्ट एंगल बना रहा है ना, इस तरह का शेप आएगा। और अगर मुझे कॉन्टैक्ट एंगल देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक इस पॉइंट पे एक मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पे, है ना। और इस जो ग्लास जो भी मेरे पास कैपिलरी का जो सरफेस है, यहाँ से मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा, इस तरह से ड्रॉ करूँगा एक लाइन, और ये एंगल को मैं थीटा बोलूँगा। तो दिस इज माय कांटेक्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट एंगल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री देख ले तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, है ना। हमें बेसिकली एच फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो एक चीज और थोड़ा हम लोग ज्योमेट्री से देख ले। अगर मैं यहां पर से वर्टिकल डायरेक्शन से देखूं, वर्टिकल डायरेक्शन से ये जो दोनों लाइन है ये कितना इंक्लाइंड है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन से अगर यहां पर मैं देखूं तो इसका जो हाफ एंगल हो जाएगा, है ना, दिस कंप्लीट एंगल इज अल्फा, जो एपेक्स एंगल बोला गया है, तो हाफ ऑफ द एंगल विल बी अल्फा बाई 2, है ना, अल्फा बाई 2। अगर ये अल्फा बाई 2 बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो ये वाली लाइन ही बेसिकली वर्टिकल के साथ अल्फा बाई 2 बना रही है, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन वर्टिकल के साथ अल्फा बाई 2। तो मैं एक काम करूंगा, इस पॉइंट पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से लाइन भी खींच देता हूं ऊपर में, है ना। तो मैं इस एंगल को, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बाई 2। तो यहां पर इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम लोग अगर जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का हम लोग को दिखेगा, है ना। ये वर्टिकल के साथ ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा बाई 2, क्योंकि पूरा एंगल अल्फा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 फॉर्म करेगा वर्टिकल के साथ। ये हमारे पास में वर्टिकल है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है, ओके। चलो, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो सरफेस टेंशन, तो हम लोग जो मेनिस्कस जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता है कि जो यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, अगर मैं 2 पॉइंट लूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट लिक्विड के बाहर है, वो सरफेस फ्लैट नहीं है, वो इस तरह से कर्व सरफेस है। तो ए पॉइंट जो वो लिक्विड से बाहर है, बी पॉइंट लिक्विड के जस्ट अंदर है, ए पॉइंट लिक्विड के जस्ट बाहर। तो कनकेव साइड में जो प्रेशर एट ए हम लोग बोल सकते हैं ना, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। और वो कितने से बड़ा है, वो बड़ा है 2T/R से, है ना, 2T/R से। जो एक्सेस प्रेशर हम लोग निकालते हैं, है ना, बहुत बार तुम लोगों ने ये काम किया होगा, P एक्सेस जो हम लोग बोलते हैं, इस तरह से जब हमारे पास में इस तरह का सरफेस होता है तो दैट इज इक्वल टू 2T/R। तो T क्या है, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर इसकी जगह पर S दिया है, तो 2S/R बोल दो, है ना, 2S/R। और ये एक्सेस प्रेशर किसके बराबर होगा, ये ρGH के बराबर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रेशर है दैट इज P0। तो यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज P0। तो प्रेशर एट ए भी कितना है, प्रेशर एट ए जो है वो एटमॉस्फेयर में है, तो प्रेशर एट ए भी कितना है, P0 है। तो जो ए का जो प्रेशर है, ए का जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, वो कितने से एक्सेस है, 2S/R से। और वो किसके बराबर है, ρGH के बराबर, क्योंकि यहाँ प्रेशर एट बी और यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी ρGH के बराबर है ना। तो ρGH मेरा यहाँ पर कितने के बराबर होगा, 2S/R। यही हम लोग अप्लाई करते थे ना। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट नंबर C बोल दूं, तो प्रेशर एट C कितना है, P0 है ना। प्रेशर एट B कितना है, हम लोग अगर यहाँ C to B जाएंगे तो P0 माइनस ρGH लिखेंगे,
है ना, और प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर एट ए इज पी नॉट, और प्रेशर एट जो सरफेस के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे प्रेशर एट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस 2s बाई आर, जो एक्सेस प्रेशर के टर्म्स में। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो 2s बाई आर जो है वो किसके बराबर हो गया, वो रो जी एच के बराबर हो गया, रो जी एच। अब ये आर क्या है यहाँ पे, आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, है ना, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मैं इसको अगर यहां से हटा दूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये यहां से, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट है ना, ये इसकी टेंजेंट है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं सेंटर पड़ेगा, है ना, यहां पर सेंटर पड़ता है, तो ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या बोला, 2s बाई आर मेरा रो जी एच के बराबर है ना, और आर क्या है यहाँ पर, ये लाइन है, दिस इज द टेंजेंट ना, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट द सरफेस। तो यहां से इस पॉइंट पे हम लोगों को अगर देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कहीं यहां पर सेंटर होगी रेडियस, तो यहां पर ये जो रेडियस है दिस इज द आर एंड दिस इज 2s बाई आर दैट इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अब यहां पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें B मालूम है, ये वाला जो B है ना, ये यहां पर जो सरफेस, यहां पर जो इस तरह से कर्व बना रही है यहां पर, है ना, इसकी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है इस पॉइंट पे, है ना, ऊपर वाली हमें ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी, ये वाला जो है ना इसकी रेडियस पता है, ये वाली रेडियस पता है, दैट इज बी, जो फ्लैट इस तरह का जो कर्व ये वाला, दिस इज ये पता है हमें, कौन सा जो हमारे पास में ट्यूब है, तो ट्यूब की उस पॉइंट पे हमें रेडियस पता है, एंड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस का दैट इज डिफरेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस इज कैपिटल आर, और ट्यूब की इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है दैट इज बी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज बी, तो दोनों अलग अलग है ना। तो अब हम लोग को इस आर को हम लोग बी के फॉर्मेट पे लिखना चाहते हैं, वो हम लोग कैसे लिखे, तो देखो यहां से मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री, ध्यान से देखो थोड़ी सी ज्योमेट्री है समझ में आ जाएगा, है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, दिस एंगल विथ दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड क्योंकि ये इस पे टेंजेंट है, ये जो एस वाला जो लाइन है ना, ये लाइन इस पे टेंजेंट है, किससे, इस पे टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो यहां वाला जो एंगल, बीच वाला जो एंगल है ना, वो कॉमन एंगल आ गया, तो यहां वाला जो बीच वाला जो एंगल है, तो इसको अगर हम लोग बोले, सपोज मैं इसको कैसे लिखे, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस समथिंग, चलो इसको हम लोग बीटा ले लें, तो बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 90 डिग्री, है ना। अब यहां से मैं बोलूं तो ये वाला भी अगर 90 डिग्री है, तो इसको मैं अगर गामा बोल दूं, तो गामा इज बेसिकली बीटा प्लस गामा इज अगेन 90 डिग्री, है ना, बीटा प्लस गामा इज अगेन 90 डिग्री, ये वाला गामा ये वाला है ना, मैं गामा एंगल बता रहा हूं कि क्या होगा, तो गामा बीटा प्लस गामा इज 90 डिग्री, बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ऑल्सो 90 डिग्री, तो गामा मैं बोल सकता हूं ना थीटा प्लस अल्फा बाई 2, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री है, तो ये वाली जो एंगल है गामा दैट इज बेसिकली थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आर का कॉस ऑफ गामा या कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी माई स्मॉल आर, sorry, that is going to my B, this is going to be my B, so this is B, है ना, क्योंकि ये वाला जो है this is B, तो इसका यहां से अगर हम लोग इसको पूरा करें तो R का ये कंपोनेंट मैं बाकी यहां से अगर यहां से रिमूव करूं तो देखो ध्यान से, R का cos गामा इज B, है ना, R का cos गामा इज B, R का cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज B, तो बस यहां पर ये जो चीज है ना यहां पर रख दो सब चीज, तो h की वैल्यू कितनी यहां पर आ गई इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से h की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 2s अपॉन r रो g, है ना, और 2s अपॉन r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और रो जी तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास में इफेक्टिवली h की वैल्यू आ गई, तो जो ऑप्शन यहां से करेक्ट दिख रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बस सिंपल सी चीज थी, एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट इसको सॉल्व करने जाओ तो बहुत ही इजी है, थोड़ी सी ज्योमेट्री, बिल्कुल थोड़ी सी ज्योमेट्री इसमें लगती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में,
बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज जो हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव कराते हैं घरों में, है ना, या बाहर में, तो उसमें ये वाला मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्प्रे गन इज शोन इन फिगर बिलो वेयर अ पिस्टन पुशेस एयर आउट ऑफ द नोजल। तो स्प्रे गन है, ये हमारे पास में स्प्रे गन है, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे एयर, यहां पर इस तरह से एयर भरी हुई है ना, एक बार पीछे खींचा तो एयर भर गई इसमें। और जब ये इसको हम लोग पिस्टन को इस तरह से ढकेलते हैं, है ना, पिस्टन को इस तरह से हम लोग ढकेलते हैं तो इसमें से एयर बाहर निकलती है ना। और ये इसका जो नोजल है, यहाँ में इस तरह से एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, पतला सा पाइप कनेक्ट किया हुआ है ना। और यहाँ इस पाइप से ये बाहर इस तरह से स्प्रे निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो एक लिक्विड भी है ना, एक लिक्विड भी यहाँ पर नीचे से इस तरह से पाइप से कनेक्टेड, ये लिक्विड ऊपर क्यों जाता है और स्प्रे के साथ बाहर क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, वो हम लोग देखेंगे। द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज इन अ स्मॉल लिक्विड कंटेनर। तो यहाँ लिक्विड कंटेनर है हमारे पास में, देख सकते हैं। एज द पिस्टन पुशेस एयर आउट ऑफ द नोजल, तो यहाँ से जैसे ही निकालता है, द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस। अब जैसे ही इसको हम लोग पुश करते हैं तो यहाँ से लिक्विड राइज होता है ना, लिक्विड राइज होता है, ठीक है। तो द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइज इनटू द नोजल एंड इज स्प्रेड, और हवा के साथ इस तरह से मिक्स होकर वो बाहर इस तरह से लिक्विड भी निकल जाता है। फॉर द स्प्रे गन शोन द रेडियाई ऑफ द पिस्टन एंड द नोजल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। द अपर एंड ऑफ द कंटेनर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है यार, है ना, पहले तो बात आती है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें जो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो तो हम लोग देखेंगे, बट एक रफ आइडिया देता हूं मैं क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग एयर को इस तरह से इस तरफ से पुश करते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर है वो ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगभग हम लोग इसको मान सकते हैं, यहाँ वाले एयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से पुश किया यहाँ से, तो यहाँ पर जो अंदर वाली एयर है, इसको अगर हम लोग ए पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट को सपोज हम लोग पॉइंट नंबर 1 बोल दे, जो पिस्टन के अंदर वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दे, इसको पॉइंट नंबर हम लोग अगर 2 बोल दे, और इसको पॉइंट नंबर हम लोग 3 बोल दे, है ना, यहाँ पर वाला पॉइंट को, इस जगह वाला पॉइंट को पॉइंट नंबर हम लोग 3 बोल देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर से हमने यहाँ पर P0, यहाँ पर अंदर में प्रेशर P0 है ना, और यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत कम वेलोसिटी होगी। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि बहुत कम कैसे है, क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर इस जगह पर जाता है ना, जब एयर को पुश करें, यहाँ से पुश करने के बाद जब एयर जो पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। कैसे? कंटिन्यूटी इक्वेशन से, है ना। यहां पर से एयर को पुश किया तो यहां पर देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 है, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने थोड़ा पीछे बनाया, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसमें फर्क है। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 से हमें पता है कि जो पॉइंट नंबर 2 की क्योंकि एरिया कम है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर बढ़ जाएगी एयर की, है ना, वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर है सपोज P0, हम लोग देखेंगे कि क्यों P0 ही आ रहा है ना, सब्र रखो, सब कुछ करेंगे। तो P0 पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर है वो P0 है, प्लस उसके पास बहुत मिनिमम सी वेलोसिटी है, बहुत कम वेलोसिटी, रो ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी स्क्वायर बराबर। अब अगर 1 और 2 में अगर हम लोग बर्नौली लगाने की कोशिश करें तो 2 पे जो प्रेशर होगी, है ना, कुछ प्रेशर हम लोग P1 मान लेते हैं, P2 मान लो, है ना, प्रेशर एट 2 इज P2। तो P2 प्लस अब जो यहां पर हाफ इंटू रो ऑफ एयर इंटू V, जो वेलोसिटी स्क्वायर लिखेंगे ना, वेलोसिटी एट 2 स्क्वायर और ये वेलोसिटी एट 1 स्क्वायर, है ना। तो 1 और 2 में अगर हम लोग बर्नौली लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि रो GH वाला टर्म जो है वो तो खत्म हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। तो 1 और 2 में अगर हम लोग बर्नौली अगर इस तरह से लगाने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है, क्योंकि A1 V1 बराबर A2 V2 अगर हम लोग अप्लाई करें कंटिन्यूटी इक्वेशन से, A1 V1 बराबर A2 V2, तो हमें पता चलेगा कि जो V2 है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू V1, है ना, V2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये वाले जो टर्म है इसके सामने ये वाला जो टर्म है ना, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वाला टर्म को। तो ये वाला टर्म को अगर नेग्लेक्ट कर दिया वो भी हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो P2 है दैट इज लेस देन P0, P2 इज लेस देन P0, P2 की वैल्यू कितनी है, लेस देन P0 है। अब देखो 3 और 2 में
3 and 2 पॉइंट में देखो, 3 and 2 पॉइंट में देखेंगे तो 3 and 2 अगर हम लोग देखें, हमें पता है कि यहां पर जो प्रेशर है P2 दैट इज लेस देन P0। अब 3 में अगर हम लोग देखें तो प्रेशर कितना है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक में खुला हुआ है, तो 3 में प्रेशर P0 है ना, और P2 इज लेस देन P0। तो जो भी फ्लूइड है वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और P2 का जो प्रेशर है वो लो है, तो जो लिक्विड है वो ऊपर राइज करने की कोशिश करेगी, है ना, जो लिक्विड है वो ऊपर राइज करेगी, और ऊपर राइज करके वो 2 तक पहुंच जाएगी और वो एयर के साथ मिक्स होकर बाहर जाएगी। तो ये यहाँ का मैकेनिज्म है। अब जो छोटी छोटी चीजें रह गई है, जो कि क्या, क्यों हम लोग अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान रहे हैं, यहाँ पर क्यों प्रेशर हम लोग P0 मान रहे हैं, क्यों हम लोग यहाँ की जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, एयर पार्टिकल्स की, वो हम लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। बट अभी इतना समझो कि जो P2 है वहां जो प्रेशर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो ऊपर राइज होगी, और वो ऊपर राइज होके फिर स्प्रे आउट हो जाएगी एयर के साथ मिक्स होके। तो एक एक करके चीजों को हम लोग समझते जाएंगे, है ना। तो पहला जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, फॉर द स्प्रे गन शोन द रेडियाई इज दिस, रेडियाई ऑफ द पिस्टन एंड द नोजल, है ना। तो यहाँ पर जो पिस्टन है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी दी हुई है, वो 20 mm दी हुई है, 20 mm है। और यहाँ पर यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो नोजल है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है दैट इज 1 mm, है ना। तो द अपर एंड ऑफ द कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, अपर एंड ऑफ द, हाँ ठीक है। इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट 5 mm पर सेकेंड, तो इसको हम लोग कितने से पुश करते हैं, 5 mm पर सेकेंड से। द एयर कम्स आउट ऑफ नोजल विद द स्पीड ऑफ व्हाट, तो यहाँ से जो एयर निकल रही है, नोजल से जो एयर निकल रही है वो कितने स्पीड से निकल रही है ना। तो इसकी स्पीड को अगर हम लोग v मान लें, है ना, v, चलो यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ यहीं पर ले लेंगे इस जगह पे, तो हम लोग को चीज बाद में बीज रहेगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 हमने जो मान रखा था, इसको पॉइंट नंबर 1 हमने इधर को मान रखा था। तो यहाँ पर जो एरिया, यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस यहाँ का दिया हुआ था 1 mm, और यहाँ की जो स्पीड होगी वो हमें पूछी गई है, v इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल यहाँ से कि a1 v1 दैट इज इक्वल टू a2 v2। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू, मैं इसको 20 mm के, इसको कि इधर से दोनों का जो वो है ना एरिया को मैं 20 स्क्वायर ले रहा हूँ, तो mm स्क्वायर में आ रहा है, तो दोनों साइड से mm स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ, इंटू 10⁻³ वाला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इधर भी mm में है ना, तो इधर वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू v1 कितना हो जाएगा, 5 mm पर सेकेंड, तो 5 mm पर सेकेंड है, ठीक है, mm पर सेकेंड में ही रहने देते हैं 5। तो यहाँ पर भी जो v2 आएगी, v2 जो हम लोग यहाँ पर निकलेगा वो भी mm पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 कितना है, एरिया ऑफ 2 है देखो 1 mm है, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट 2, तो mm पर सेकेंड में यहाँ पर निकलने वाला है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 5। तो जरा ये चीज गौर से देखो, आंसर तो हम लोग निकाल देंगे, दिस इज mm पर सेकेंड में, है ना, आंसर निकाल देंगे, बट वेलोसिटी ऑफ 2 इज बेसिकली 400 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 400 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ v1, 400 टाइम्स v1। ये चीज ध्यान रखो, 400 गुना, ऐसा हम लोगों ने माना है कि 400 गुना ज्यादा वेलोसिटी है वहां पर, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था यहां, जब हम लोग बोल रहे थे ना कि ये जो टर्म है ये सिग्निफिकेंट होगा, और इधर वाला जो टर्म होगा हाफ इंटू रो इंटू v1 स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है दैट इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू दिस, उसका वेलोसिटी का भी स्क्वायर है ना, मतलब 1600 गुना ये टर्म ज्यादा होगा, ये वाला जो टर्म है वो 1600 गुना ज्यादा होगा, ये वाला जो टर्म है वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी ही खुद 400 गुना है ना, तो वेलोसिटी स्क्वायर 1600 गुना होगा, सॉरी 1600 नहीं यार, 400 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 इंटू 0000, इतना टाइम्स हो गया ना वेलोसिटी का स्क्वायर, इतना गुना बड़ा होगा वो, 400 गुना तो वेलोसिटी ही बड़ी है, तो स्पीड इतना गुना ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो इतना ज्यादा अगर गुना बड़ा होगा तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग देखेंगे, है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज तो यहाँ से ये चीज क्लियर होगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ 2 निकल के आई वो कितनी निकल के आई, ये निकल के आई 20,000
mm पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, दिस इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, सिंपल कंटिन्यूटी की इक्वेशन है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखो। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो ए एंड दैट ऑफ लिक्विड इज रो एल, है ना, डेंसिटी दी हुई है, देन फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड द रेट एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड आउट, यहां पर जो लिक्विड स्प्रेड आउट हो रहा है ना, यहां पर से लिक्विड जो बाहर निकल रहा है यहां से, तो जो लिक्विड बाहर निकल के आ रहा है, बोल रहा है उसकी रेट बताना है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनटू यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, एरिया, यहां जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सो दिस इज बेसिकली बाई वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इस पॉइंट पे इनटू एरिया, दैट इज बेसिकली बाई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना, दिस इज माई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये बेसिकली हमें निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हमें यहां पर निकालना है, मेरा मेन एम यहां पर है। अब मैं यहां पर 3 जगह लूंगा, ये पॉइंट नंबर 1 इधर लूंगा, पॉइंट नंबर 2 मेरा यहां रहेगा, है ना, और ये पॉइंट नंबर मेरा 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर बर्नौली लगाएंगे। पहला मैं लगाऊंगा पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में लगाऊंगा मैं बर्नौली, है ना, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में लगाऊंगा मैं बर्नौली, है ना, पॉइंट नंबर 1 और 2 में। और किसके लिए लगाऊंगा मैं? एयर के लिए लगाऊंगा, रो एयर डेंसिटी जिसका है, एयर के लिए। तो यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहां पर, और यहां से ये जो घुस के यहां पर गए। अब जरा ध्यान से सुनो, हम लोग जो बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हमारे लेवल पे पढ़ते हैं, जो होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें बहुत सारा एजम्पशन है ना। पहला कि जो फ्लो है दैट शुड नॉट बी टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। दूसरा, जो लिक्विड हम लोग, जो फ्लूइड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। अब समझ लो, हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 है ना, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 जो था दैट इज 400 टाइम्स लगभग है। मतलब हमको इतना, दोनों में जो इसका पाइप का एरिया और ये जो एरिया दिया हुआ है, इसके एरिया में इतना डिफरेंस है 1 और 2 में, कि जो वेलोसिटी है 2 पे वो 400 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ 1 के। तो यहाँ पर जो फ्लूइड, जो भी हमारे एयर है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 400 गुना यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो वो टर्बुलेंट साइड में भी जा सकता है, तो हमारे लिए और भी एनालिसिस प्रॉब्लम है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर ये लेके चलना है कि ये जो पिस्टन है ये बहुत स्लोली जा रहा है, सच दैट अंदर का जो प्रेशर है पॉइंट 1 पे, है ना, इधर जो प्रेशर है दैट इज P नॉट ओनली। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग को यहां पर लेके चलना है। तो खैर, अब हम लोग लगाएंगे यहां पर 1 और 2 में हम लोग बर्नौली लगाएंगे। और क्योंकि रो जी एच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो दोनों के लिए हम लोग दोनों के लिए सेम है, तो उसको हटा सकते हैं, रो जी एच का टर्म नहीं आएगा। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस जो हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2, है ना, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब यहां पर मैं V2 स्क्वायर की जगह ऐसा लिख देता हूं, जो वेलोसिटी ऑफ एयर, चलो V2 स्क्वायर ही लिख देते हैं, एयर की वेलोसिटी लिख दूं क्या इसमें, वेलोसिटी ऑफ एयर, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ एयर ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी ऑफ एयर ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, अच्छा रो एयर के टर्म्स में लिख देता हूं ना इसको, तब ये रो एयर ऐसा लिखता हूं, है ना। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है, हमने देखा कि इसके सामने ये वाला जो टर्म है ये बहुत ही कम है ना, तो इसको हम लोग यहां से इग्नोर कर देते हैं। 16 into 10⁴ तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमको यहां से दिख रहा है। तो यहां पर जो P0 की वैल्यू होगी, तो P0 माइनस P2 जो डिफरेंस आया, जो प्रेशर का जो डिफरेंस आया, दैट इज बेसिकली हाफ इंटू रो ए इंटू VA स्क्वायर। और ये VA कहां पर है? 2 पे, है ना, ये VA है 2 पे, एयर की वेलोसिटी है। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब हम लोग लगाएंगे बर्नौली 2 and 3 पे, 2 and 3 पे, है ना।
2 और 3 पे लगाते हैं, चलो बर्नौली। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट, जो 3 पे हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पर क्योंकि खुला हुआ हवा में रखा हुआ है तो दैट इज पी नॉट। तो 3 पे अगर हम लोग बोले, 3 पे अगर मैं बर्नौली लगाता हूँ तो पी नॉट प्रेशर यहाँ का प्लस वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी वहाँ की जीरो है, तो इतना ही हो जाएगा, बस पी नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग जो 2 है ना वहाँ पे लिख रहे हैं, तो प्रेशर एट 2 लिखेंगे हम लोग, प्रेशर एट 2 प्लस हाफ इंटू, ध्यान से देखो यहाँ पर रो ऑफ लिक्विड लिखूंगा मैं, रो ऑफ लिक्विड, अभी मैं लिक्विड पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विड पे यहाँ पर जो लिक्विड रखा हुआ है ना, इस लिक्विड पे लगा रहा हूं मैं, तो रो ऑफ लिक्विड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, रो ऑफ लिक्विड हाफ इंटू रो इंटू वी एल स्क्वायर, लिक्विड का स्क्वायर, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है यहाँ पर, है ना, इस जगह पर हम लोग ले रहे हैं 2 में, जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, यहाँ पर एयर भी है और यहाँ पर नीचे में जस्ट यहाँ पर लिक्विड भी है, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड में जस्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ पर पानी इस तरह से चढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पर इस पोर्शन में मैं लगा रहा हूँ, इस पोर्शन में ध्यान से देखो, इस पोर्शन 2 और 3 में, तो लिक्विड प्लस रो जी एच, रो ऑफ लिक्विड लिख देता हूँ, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच। तो देखो यहाँ पर जो एच है ना, इस एच को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटा रहता है यार ये एच, है ना, यहाँ पर खैर बताना चाहिए था तुम्हारे लेवल पे कि चलो एच को इग्नोर कर लो, तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, ये जो एच है दिस एच कैन बी इग्नोर्ड, है ना, बहुत छोटा सा रहता है, ये एच को हम लोग यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, तो एच को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, देना चाहिए एटलीस्ट इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे हम लोग निकाले पी नॉट माइनस पी टू बराबर हाफ इंटू रो एल इंटू वी एल स्क्वायर, है ना, तो अब जो 1 है हमारे पास में 2, दोनों को इक्वेट किया जाए तो बेसिकली हम लोग क्या, हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है हाफ इंटू रो ए इंटू वी ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू रो एल इंटू वी एल स्क्वायर, है ना, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वी एल हमें बेसिकली निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर वी एल इंटू ए हमें निकालना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज बेसिकली रूट ओवर रो ए बाई रो एल, रूट हाँ इंटू ये वेलोसिटी ऑफ एयर एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर बोला गया फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड, तो एक गिवन स्पीड के लिए ये जो वी ए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ना, वी ए, वो भी स्पीड भी कांस्टेंट आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो ये जो टर्म है मेरे पास में, ये टर्म मेरे पास में वी एल की वैल्यू आ जाएगी, लिक्विड की वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो हमें इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के लिए जो भी हमारे पास में वी एल आया, वी एल आ गया मेरे पास में कितना, रो ए बाई रो एल इंटू वी ए, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू एरिया से, एरिया, है ना, सो वी एल, ये मेरे पास में वी एल है इंटू एरिया हमने मल्टीप्लाई, दिस इज माई वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सो दिस इज माई वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पूछा जा रहा है, सो वी ए और ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वी ए और ये तो कांस्टेंट है, और ये जो टर्म है ये इसके प्रोपोर्शनल है, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रूट ओवर रो ए बाई रो एल, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। तो एक स्प्रिंग हम लोग देख सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और यहाँ पर एक जो सॉलिड स्फीयर है उसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया गया है डेंसिटी रो की, है ना। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी 3 रो, है ना। तो यहाँ पर दूसरा सॉलिड स्फीयर को कनेक्ट किया गया है जिसका रेडियस, दोनों का रेडियस इज आर आर। द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है, ये चीज दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बताना है नेट इलोंगेशन और कितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड है ना। जो लाइट वाला स्फीयर है उसका कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, वो पार्शियली है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया है ना, वो चीज पे हमें कमेंट करना है। ओके, सो यहां से देखो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो होना पड़ेगा, पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में। तो इसको मैं पूरे को अपना सिस्टम लेता हूं, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं पहले वो हम लोग देख लेते हैं। जो फिक्स है ना, जो
अभी इसको अगर मैंने सिस्टम लिया है तो जो स्प्रिंग है इसका इंटरनल फोर्स हो गया, तो स्प्रिंग के बारे में मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग आएंगे, है ना। बट क्योंकि जितना फोर्स स्प्रिंग इस पे लगा रहा होगा उतना ही इस पे लगा रहा होगा, तो वो दोनों ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो स्प्रिंग की चिंता मत करो, जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स है उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इस पे कौन, एक तो mg फोर्स लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। तो mg मतलब क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम अगर v है ना, तो इसकी भी वॉल्यूम v है कि दोनों का रेडियस बराबर है, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम इज v, है ना, दोनों का वॉल्यूम इज v। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, रो इंटू वी इंटू जी। इस पे mg फोर्स जो लग रहा है दैट इज रो वी जी, है ना। इस पे mg फोर्स कितना नीचे की तरफ लग रहा है, 3 रो इंटू वी जी, इतना लग रहा है नेट mg। तो नेट mg फोर्स को बैलेंस कौन करेगा इस पे, इस सिस्टम पे बॉयंट फोर्स। तो जो बॉयंट फोर्स जो नेट होगा दैट इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कि 4 रो वीजी के बराबर होगा, ये बात सही है ना। एक बॉयंट फोर्स B1 यहां पर लग रहा होगा और एक बॉयंट फोर्स B2, है ना। तो एक तो है कि 3 रो वाला तो पूरा डूब जाएगा, है ना। तो यहां पर जो बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, यहां पर जो लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस तो v ही रहेगा इंटू जी, है ना, 2 रो वीजी। तो जो बॉयंट फोर्स है, जो नेट बॉयंट फोर्स दैट इज इक्वल टू बेसिकली B1 प्लस B2 में लिख सकता हूं, है ना। तो 4 रो वीजी दैट इज इक्वल टू B2 हमारे पास में है, B1 प्लस B2 है 2 रो वीजी, है ना, B2 इज 2 रो वीजी। सो B1 हमारे पास यहां से आ जाएगा, B1 की वैल्यू भी हमारे पास में आ जाएगी 2 रो वीजी। और B1 जैसे ही हमें 2 रो वीजी दिख रहा है, तो देखो 2 रो वीजी दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो है इस पे 2 रो लिक्विड डेंसिटी 2 रो है इंटू वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है v डैश मैं मानूं तो दिस वॉल्यूम इंटू जी, इतना बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। और ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो इसका जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो v के बराबर आ रहा है ना। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वॉल्यूम सबमर्ज्ड v के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है अंदर, तभी ये चीज पॉसिबल है ना। ये पूरा का पूरा डूबेगा तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये कैसे होता, है ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यहां पर जो वॉल्यूम आता है, जो बॉयंट फोर्स लगता है, दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, है ना। कितना लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया, कितना वॉल्यूम उसका सबमर्ज हुआ है लिक्विड में, है ना, इंटू जी। तो ये जो वॉल्यूम है देखो ये 2 रो वीजी के बराबर आ रहा है, तो ये v डैश v के बराबर आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये पूरी तरह से कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो डी ऑप्शन तो यहां से करेक्ट हो जाता है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बात है कितना इलोंगेशन है, तो कितना इलोंगेशन है के लिए तो किसी एक को पकड़ लो। हमने सपोज नीचे वाले को पकड़ लिया है, नीचे वाले स्फीयर को पकड़ लिया, है ना, नीचे वाले को स्फीयर को पकड़ लिया, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स kx ले लो, है ना, kx। अब इक्विलिब्रियम में डाल दो, नीचे वाला भी इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिख दो, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, kx प्लस 2 रो वीजी किसके बराबर है, 3 रो वीजी के बराबर, नीचे वाले के इक्विलिब्रियम डाल दिया, तो kx बराबर रो वीजी के बराबर है ना, रो वीजी। तो kx जो एक्सटेंशन है x, रो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। तो यहां से x की जो वैल्यू मेरे पास में आ गई, कितनी आ गई, 4 को बाहर इधर निकाला, 4 पाई आर क्यूब रो जी डिवाइडेड बाई 3k, सिंपल है। तो यहां से हमारे पास में ए बी आंसर हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए एंड डी। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2012 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। तो हमारे पास में एक थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल कुछ इस तरह से है और ये दोनों एंड से क्लोज्ड है, अंदर खाली है क्योंकि शेल की बोला गया है सिलिंड्रिकल शेल, तो अंदर खाली है और दोनों तरफ से ऊपर से ढक्कन लगाया हुआ इसका, है ना। और इसमें पार्शियली पानी से इसको भरा गया है, कितना भरा गया हमें नहीं पता, ये इसको इस तरह से पार्शियली फिल किया गया है। तो हम लोग कुछ इसमें भर देते हैं पानी। इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर इन हाफ सबमर्ज्ड स्टेट, मतलब ये आधा डूबा हुआ है ना, ये आधा डूबा हुआ है। तो यहां से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इधर ऐसा पानी है और ये आधा डूबा हुआ है, आधा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में कंडीशन है। इफ रोसी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इसका शेल का जो मटेरियल है दैट इज रोसी, वो कब, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रोसी, रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कि ये पानी से आधा भरा हुआ है इफ रोसी इज लेस देन 0.5,
ये पानी ये जो पानी है मोर देन हाफ फिल्ड है, इफ रो सी इज मोर देन 1, तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो एक काम हम लोग देखें कि अगर ये सिलेंडर है वो हाफ सबमर्ज्ड है, तो हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसको क्या क्या कौन कौन से फोर्सेस उसमें लग रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसका इक्विलिब्रियम जो फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 करके हम लोग इसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो वाटर है ना, वाटर की वजह से यहाँ पर जो आधा कुछ पार्शियली फिल्ड वाटर है उसकी वजह से नीचे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा, मास ऑफ वाटर इनटू जी, है ना। इसके अलावा ये जो सिलिंड्रिकल शेल है ना, इसका कुछ मटेरियल होगा, सिलिंड्रिकल शेल का कुछ मटेरियल होगा, उसकी वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। वो कितना लग रहा होगा, वो जो भी मास ऑफ दिस मास ऑफ द सिलिंड्रिकल शेल इनटू जी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, और वो ध्यान से समझो कि बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो बॉयंट फोर्स देखो, यहां पर वॉल्यूम कौन कौन सा अंदर डूबा हुआ है वो चीज ध्यान से देखो। तो ये जो सिलेंडर है, या भी हम लोग बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड का कितना वॉल्यूम नीचे की तरफ, वहां पर इस मटेरियल ने या फिर इस शेल ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, इनटू डेंसिटी इनटू एच, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एच इनटू जी करना है ना। तो अभी यहां पर देखो हाफ सबमर्ज्ड है, मतलब इतना एरिया सबमर्ज्ड है, इतना पार्ट सबमर्ज्ड है। तो इसमें जो वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा, सपोज पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग नहीं है, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम हमने अगर सी माना है, वीसी माना है ना, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हमने वीसी माना है, और वो सिर्फ सिलेंडर के मटेरियल का है ना। और अंदर का, सिलेंडर के अंदर का, अंदर तो खाली है, तो अंदर को हमने वी माना है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, दिस इज वीसी, मैं डिफाइन कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल शेल जो हमने माना है उसका मटेरियल का वॉल्यूम, मैं इसको मान रहा हूं वीसी को, है ना। और वी मैं बोल रहा हूं जो अंदर जो जगह है, अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम को मैं वी बोल रहा हूं, है ना। ये खाली जगह मैं लिख देता हूं, खाली जगह इनसाइड सिलेंडर। तो इस तरह से मैं दो तरह से वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा हूं, एक जो सिर्फ मटेरियल वाला वॉल्यूम जो है, जो सिलेंडर का जो आउटर कवर जो भी मटेरियल में लगा हुआ है उसकी वजह से जो वॉल्यूम है, और वी उसके अंदर का खाली जगह, है ना। तो ये दो वॉल्यूम डिफाइन किया। अब यहां पर हम लोग जो बॉयंट फोर्स लिखेंगे वो रो ऑफ वाटर तो 1 हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना लिखेंगे, देखो यहां पर आधा सिलेंडर डूबा हुआ है, तो ये जो सिलेंडर जो शेल का जो मटेरियल है उसका आधा, है ना, इतना डिस्प्लेस हुआ है, प्लस और किसकी वजह से, वो जो खाली जगह वाला जो पोर्शन है वो भी आधा डूबा हुआ है ना, v/2। तो ये दोनों मिलके टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, इनटू जी। तो ये इसका नेट बॉयंट फोर्स हो गया। ओके, अब इसको इक्वेट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो vc/2 प्लस v/2 इंटू जी, ये तो ऊपर लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जी, ये टर्म हम लोग लिखते हैं। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, रो ऑफ वाटर तो 1 हो गया, है ना, रो ऑफ वाटर 1 हो गया, और डेंसिटी रो ऑफ वाटर हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको हम लोग VW बोल देते हैं। इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज VW सपोज, है ना, वो हो गया इनटू जी, ये हो गया MW इंटू जी प्लस MC। अब सिलेंडर का जो मास है वो टोटल कितना हो गया, सिलेंडर का टोटल हमने वॉल्यूम VC माना है, तो पहले तो रो C हो गया इंटू VC हो गया इंटू रो V इंटू जी, इतना नेट फोर्स नीचे mg फोर्स लग रहा है। तो यहां से देखो जी से जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं vc/2 प्लस v/2 दैट इज इक्वल टू vw प्लस रो सी vc। और यहां से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो vw हम लोगों को बेसिकली निकालना है, vw दैट इज इक्वल टू vc/2, एक काम करो इसको लिख देते हैं हम लोग हाँ ऐसे लिख देते हैं, v/2 प्लस vc इंटू 0.5 माइनस रो सी। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अब देखो जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है, ये जो सिलेंडर है दिस इज मोर देन हाफ फिल्ड इफ रो सी इज लेस देन 0.5। अच्छा, अब रो सी को अगर लेस देन 0.5 अगर हम लोगों ने पुट किया, लेस देन 0.5 पुट किया, तो VW कितना हो जाएगा,
VW विल बी ग्रेटर देन V/2। VW जो पहला केस है दैट विल VW इज विल बी ग्रेटर देन V/2। तो यस हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब VW किसका है, वाटर का जो वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन V/2। और V हमने क्या माना है, अंदर का जो खाली जगह, अंदर का खाली जगह जो V/2 है उससे ज्यादा है वो वाटर का वॉल्यूम अंदर में, तो मतलब मोर देन हाफ फिल्ड हो गया। तो पहला जो केस है दैट इज करेक्ट है ना, पहला केस दैट इज करेक्ट। दूसरा केस देख लो, पहला तो हो गया, दूसरा में बोला गया मोर देन हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन 1। अब देखो रोसी अगर मोर देन 1 हो गया है ना, तो ये तो ऐसे भी पूरा मतलब इक्विलिब्रियम के लिए ये पूरा का पूरा नीचे गिरने वाला है। इक्विलिब्रियम में तो ऐसा भी ये बीच में टिकेगा नहीं है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई 1 से, ये तो अंदर ही डूब जाएगा, कुछ भी कर लो ये तो अंदर ही गिरने वाला है, ये तो अंदर डूबने वाला केस हो गया है ना, इसकी डेंसिटी वाटर 1 से ज्यादा हो गई, मतलब ये तो वाटर में ऐसे ही डूब जाएगा, रख दोगे तो डूब जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये H/2 वाला जो कंडीशन है। तो बी तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन 0.5। तो अगर ए ऑप्शन सही है तो सी तो गलत है। डी लेस देन हाफ फिल्ड इफ रोसी इज लेस देन, अच्छा ये सी ऑप्शन, ए ऑप्शन अगर सही है तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा है ना, डी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन देख लो, हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन 0.5, रोसी अगर मोर देन 0.5 है, मोर देन 0.5 है तो ये बोल रहा है कि हाफ फिल्ड रहेगा, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो मोर देन 0.5 है तो रोसी पे डिपेंड कर रहा है ना, रोसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये रोसी की वैल्यू क्या होगी, अगर रोसी की वैल्यू अगर 0.5 हो जाती है एग्जैक्टली है ना, रोसी की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0.5 हो जाती है तो ये V/2 एग्जैक्टली हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रहा है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सब कुछ। कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से हमारे मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो, जो भी कुछ डाउट है वह हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने में कुछ भी कमी मत करना। इस वीडियो को जितना अपने दोस्तों के पास फैला सकते हो, जितने ग्रुप्स में डाल सकते हो वो डाल दो अच्छे तरीके से। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। चलो फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।